मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। कमल को ट्रक चलाते हुए 12 साल हो गए थे। 12 साल, एक पूरी उम्र। जिस उम्र में कुछ लोग नौकरी ढूंढ रहे होते हैं, उस उम्र में कमल पहले से ही अपने मालिक की ट्रांसपोर्ट कंपनी का सबसे भरोसेमंद ड्राइवर बन चुका था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे से निकला था वो, जहाँ खेत थे, गरीबी थी और एक बेकार सी जिंदगी का वादा था। उसने वो जिंदगी कबूल नहीं की, स्टीयरिंग पकड़ा और निकल पड़ा। रास्ते उसके घर थे, हाईवे उसकी गलियां, ट्रक का इंजन उसकी लोरी। इन 12 सालों में उसने पूरा हिंदुस्तान छान मारा था। कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से असम, मगर हर बार वो किसी नई जगह जाता तो एक ही शख्स उसके साथ होता था, बिरजू। बिरजू उसका खलासी था, यानी क्लीनर। ट्रक की भाषा में खलासी वो होता है जो ड्राइवर के साथ रहता है, सामान चढ़ाने उतारने में मदद करता है, रास्ता पूछता है और सबसे ज़रूरी, लंबी रातों में बातें करके नींद उड़ाए रखता है। बिरजू बिहार के किसी गांव से था, पतला दुबला, हंसमुख और किसी भी ढाबे पर चाय मांगने में माहिर। कमल और बिरजू की जोड़ी कंपनी में मशहूर थी, मगर उस बार बिरजू नहीं था। 3 दिन पहले से उसे बुखार था, 104 डिग्री, माथा जलता था, आंखें लाल थी। डॉक्टर ने कहा था कि कम से कम 10 दिन आराम करो। बिरजू ने खुद कमल को रोका था। भैया आप जाइए, मैं ठीक हो जाऊंगा, अगली ट्रिप पर साथ चलूंगा। मालिक राघवेंद्र सिंह ने कहा था कि किसी दूसरे लड़के को साथ ले जाओ, कंपनी में और खलासी थे, मगर कमल को नए लोगों के साथ बनती नहीं थी। इतने लंबे सफ़र में अगर साथ वाले से पटती ना हो तो सफ़र सज़ा बन जाता है। उसने मालिक को मना किया और कहा, भैया मैं अकेला निकल पड़ता हूँ, केरल तक माल पहुँचाना है, कर लूँगा। और वो निकल पड़ा। केरल की तरफ का सफ़र लंबा था। पहले 2 दिन तो ठीक रहे, हाईवे था, रोशनी थी, ढाबे थे और ट्रक के रेडियो पर पुराने गाने बजते रहें। कमल को पुराने हिंदी फिल्मों के गाने पसंद थे, किशोर कुमार, रफ़ी साहब, लता जी। वो गाने उसके लिए बिरजू की जगह ले सकते थे, मगर खालीपन कुछ कम करते थे। तीसरी रात तक वो एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां हाईवे छोड़कर एक लोकल रोड लेनी थी। ये शॉर्टकट था, मालिक का पुराना नक्शा था जो उसने कमल को दिया था, कागज़ का, हाथ से बना हुआ, जिसमें लिखा था कि इस रास्ते से जाने पर 4 घंटे बचेंगे। कमल ने पहले भी इस रास्ते पर एक बार जिक्र सुना था, ज़्यादा कुछ याद नहीं था, बस इतना कि रास्ता है। जब वो उस रोड पर मुड़ा तब घड़ी में रात के 11 बज रहे थे। रोड संकरी थे, दोनों तरफ घना जंगल था, ऐसा जंगल जो रात में और भी घना लगता है, जैसे पेड़ों ने आपस में मिलकर तय किया हो कि आज रात किसी को रोशनी नहीं देनी। ट्रक की हेडलाइट्स रोड पर एक पीली सी लकीर खींचती थी और उस लकीर के दोनों तरफ बस अंधेरा था, गाढ़ा, ठोस, बेजान। कमल ने ट्रक की रफ्तार कम कर ली थी। रोड अच्छी नहीं थी, गड्ढे थे, टेढ़े मेढ़े थे। ऊपर से ये इलाका उसका जाना पहचाना नहीं था। एक बार मोड़ पर ट्रक का पिछला हिस्सा हल्का सा खिसका और कमल का दिल एक लम्हे के लिए डूब गया। उसने स्टीयरिंग को और मजबूती से पकड़ा। रेडियो पर सिग्नल नहीं था,
खामोशी थी और ट्रक के इंजन को लगातार घबराहट की आवाज़ आ रही थी, जो रात में किसी सांस लेती हुई चीज़ जैसी लगती है। रात के करीब 12:30 बजे थे। झाड़ियाँ अचानक हिली बाईं तरफ से, इतनी तेजी से, इतनी बेवजह कि कमल की नज़र अपने आप उधर चली गई। और उसी पल में जैसे किसी ने पर्दा खींचा हो, एक आदमी सड़क पर आ खड़ा हुआ ठीक ट्रक के सामने। कमल ने ब्रेक मारा पूरी ताकत से। ट्रक चीखा, टायर चिल्लाए, मगर ट्रक रुका नहीं। वो धीमा था, 20-25 की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, मगर इतने में भी वक्त कहाँ था। एक धमाके की आवाज़ आई जो कमल के कानों में नहीं, उसकी छाती में उतरी। ट्रक रुक गया। कमल वहीं बैठा रहा कुछ देर। उसके हाथ स्टीयरिंग पर थे और वो कांप रहे थे। धीरे धीरे बेकाबू, उसकी सांसें तेज थी। बाहर अंधेरा था। ट्रक की हेडलाइट अब आगे की खाली सड़क पर पड़ रही थी। उसने दरवाज़ा खोला, नीचे उतरा। उसके पैर ज़मीन पर पड़े तो उसे लगा जैसे ज़मीन खुद हिल रही है, मगर ज़मीन नहीं हिल रही थी, वो हिल रहा था। ट्रक के आगे हेडलाइट की रोशनी में एक आदमी पड़ा था। उम्र कोई 35-40 साल, कपड़े मटमैले, धूल मिट्टी से सने हुए। सर के बाईं तरफ एक गहरी चोट थी जिससे खून बह रहा था, काला लाल काढ़ा जो मिट्टी में मिल रहा था। उसकी आंखें बंद थी। कमल घुटनों के बल बैठ गया। उसने हिचकिचाते हुए कांपती उंगलियों से उस आदमी की कलाई पकड़ी। नब्ज थी, कमज़ोर मगर थी। कमल ने एक लम्हा लिया, एक लंबी थरथराती सांस। फिर उसने उस आदमी को उठाने की कोशिश की। वो भारी था। कमल ने दोनों हाथों से उसे थामा, उसका बाजू अपने कंधे पर डाला और किसी तरह उसे घसीटते हुए ट्रक के पास लाया। कैबिन का दरवाज़ा खोला, उसे सीट पर लिटाया, या यूं कहें कि जैसे तैसे बैठाया। उसका सिर खिड़की की तरफ टिका दिया गया। ट्रक चला। कमल ने रफ्तार बढ़ाई। रोड खराब थी, मगर अब उसे परवाह नहीं थी। उसके जहन में एक ही बात थी, अस्पताल, गांव, कोई आबादी, कुछ भी। उस आदमी का खून अभी भी बह रहा था। कमल ने डैशबोर्ड के नीचे रखा एक पुराना गमछा निकाला और किसी तरह उसके सर पर बांधने की कोशिश की। एक हाथ स्टीयरिंग पर, एक हाथ उस आदमी पर। गाड़ी हिचकोले खाती रही। पहली बार कमल ने उस आदमी की तरफ देखा तो वो वैसा ही था, बेहोश, सिर पर एक तरफ लुढ़का हुआ। दूसरी बार शायद 5 मिनट बाद कमल की नज़र उस तरफ गई। अभी भी वैसा ही था, सांस चल रही थी, छाती ऊपर नीचे हो रही थी। तीसरी बार जब कमल ने उस आदमी की तरफ देखा तो उसकी दुनिया एक लम्हे के लिए रुक गई। वो आदमी बैठा था, सीधा, बिल्कुल सीधा, जैसे कभी बेहोश था ही नहीं। सर पर ना कोई चोट थी, ना खून, ना गमछा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसका चेहरा आगे की तरफ था। वो खिड़की के बाहर देख रहा था, रात के जंगल को, उस अंधेरे को। कमल के पैर खुद ब खुद ब्रेक पर चले गए। ट्रक रुका। उस आदमी ने कमल की तरफ नहीं देखा। 1 पल, 2 पल, 3 पल। फिर उस आदमी ने बिना कोई आवाज़ किए, बिना कमल की तरफ नज़र उठाए, अपनी तरफ का दरवाज़ा खोला धीरे से और ट्रक से नीचे उतर गया। कमल की नज़र उस पर थी। वो आदमी जैसे ही ज़मीन पर पांव रखा, गायब हो गया। कोई धुआं नहीं, कोई आवाज़ नहीं, कोई परछाई नहीं, बस अंधेरा था और वो अंधेरे में ही मिल गया, जैसा हमेशा से उसी अंधेरे का कोई हिस्सा हो। कमल वहाँ अगले कुछ मिनट बैठा रहा। उसके हाथ स्टीयरिंग पर नहीं थे, वो बस अपनी गोद में पड़े थे।
उसकी आंखें उस जगह को देख रहे थे जहां वो आदमी था और अब नहीं था। फिर कमल ने ट्रक चलाई, जितनी तेज उससे हो सकती थी उतनी तेज। ढाबा 1 घंटे बाद मिला, एक छोटा सा ढाबा, रोड के किनारे, श्री राम भोजनालय। बोर्ड पर लिखा था, 2 बल्ब जल रहे थे, एक पीला, एक जो टिमटिमाता था। बाहर एक पानी का ड्राम रखा हुआ था और एक बेंच। कमल ने ट्रक रोकी, इंजन बंद किया। वो कुछ देर यूं ही बैठा रहा, फिर उतरा। ढाबे के अंदर एक आदमी था, 50 के आसपास उम्र, सफेद बनियान, लुंगी। चूल्हे पर कुछ पक रहा था। उसने कमल को देखा और समझ गया कि कुछ गलत है। आदमी की शक्ल से बहुत कुछ पता चल जाता है। कमल का चेहरा उस वक्त किताब था और उसमें लिखा था, दहशत। ढाबे वाले ने पानी दिया, कमल ने पिया, फिर चाय मांगी और फिर बताया सब कुछ, झाड़ियों से निकलते आदमी से लेकर उसके गायब होने तक। ढाबे वाले का नाम रामनाथन था। वो उस इलाके का था। जब कमल की बात खत्म हुई तो रामनाथन कुछ देर चुप रहा। उसने चाय का गिलास नीचे रखा। उसकी आंखों में कोई हैरानी नहीं थी, बस एक थकान थी, जैसे कोई पुरानी बात याद आ गई हो जिसे वो भुला देना चाहता था। वो रास्ता, रामनाथन ने धीरे से कहा, हम लोग रात को उस पर नहीं जाते। और फिर उसने बताना शुरू किया। उस रास्ते का नाम इलाके में काली पगडंडी था, यानी अंधेरी पगडंडी। नाम किसी ने रखा नहीं था, बस हो गया था। जैसे कुछ चीज़ों को नाम दे दिए जाते हैं बिना किसी फैसले के। रामनाथन ने जो बताया वो एक कहानी नहीं थी, वो एक हादसे की तफसील थी। एक ऐसा हादसा जो साल दर साल लोगों के जहन में जिंदा रहता है। आज से करीब 14 साल पहले की बात है। उस रोड पर जिस जंगल के बीच से गुजरती है वो पगडंडी, एक आदमी रहता था अकेला, जंगल के भीतर एक टूटी फूटी झोपड़ी में। उसका नाम था विष्णु। उम्र हो गई कोई 35-36 साल। विष्णु पहले शहर में काम करता था, किसी फैक्ट्री में। एक दिन फैक्ट्री बंद हुई, नौकरी गई, फिर घर गया, फिर बीवी गई और आखिरी में वो खुद उस जिंदगी से निकल भागा जो उसके लिए रोज एक नई तकलीफ लेकर आती थी। जंगल में आ गया। लोग कहते थे कि विष्णु पागल हो गया था, मगर जो लोग उसे जानते थे, यानी आसपास के गांव के 2-4 बुजुर्ग, वो कहते थे कि वो पागल नहीं था, बस टूट गया था। फर्क होता है। जंगल में उसने एक छोटी सी जिंदगी बना ली थी। जड़ी बूटियां इकट्ठा करता, पास के गांव में बेचता, कभी कभी लकड़ी काटता, किसी से ज्यादा वास्ता नहीं रखता। मगर उसकी एक आदत थी, रात को उस रोड पर चलना। रात के अंधेरे में जब सब सोए होते, विष्णु उस सड़क पर निकल जाता, घंटों चलता। कोई नहीं जानता कि क्यों। शायद वो अपनी खामोशी ढूंढता था, या शायद सोचता था कि रात के अंधेरे में सब कुछ बराबर हो जाता है, अमीर गरीब, खुश नाखुश। रात की सड़क पर सब मुसाफिर एक जैसे होते हैं। 14 साल पहले अक्टूबर का महीना, एक रात विष्णु उस रोड पर था। उस रात एक ट्रक आया, तेज रफ्तार। ड्राइवर को नहीं पता था कि रोड पर कोई है। रात के 2 बजे उस सुनसान पगडंडी पर कौन होगा। ट्रक की हेडलाइट में विष्णु देर से दिखा। ब्रेक लगे, मगर देर हो चुकी थी। ट्रक ने विष्णु को टक्कर मारी। वो ट्रक रुका नहीं। रामनाथन को ये बात उसके एक पुराने ग्राहक ने बताई थी, जो उस रात उस इलाके से गुजरा था। उसने सड़क पर कुछ देखा था, एक गिरा हुआ जिस्म, टायरों के निशान और दूर जाती हुई एक ट्रक की लाल बत्तियां।
उसने सामने रुक कर देखा। विष्णु के सिर पर चोट थी, बाईं तरफ गहरी। उसने गांव वालों को बुलाया। जब तक लोग आए विष्णु जा चुका था। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। रामनाथन ने अपनी चाय की आखिरी घूंट पिया। विष्णु के मरने के कुछ महीने बाद वो हादसे शुरू हुए। पहली घटना एक बस ड्राइवर के साथ हुई। उसने बताया कि उस रोड पर रात को एक आदमी अचानक सामने आ गया। उसने ब्रेक मारे, बस रोकी, नीचे उतरा, मगर सड़क पर कोई नहीं था। ड्राइवर ने सोचा नशे का असर था, मगर वो नशा नहीं करता था। दूसरी घटना एक गांव वाले के साथ हुई जो मोटरसाइकिल पर था। उसने भी बताया एक आदमी सड़क के बीच खड़ा था। उसने बाइक रोकी, उतरा, पलटा और वो आदमी हवा में मिल गया। तीसरी, चौथी, पांचवी घटनाएं हुई। हर बार एक ही तरीका। एक आदमी झाड़ियों से निकलता, ड्राइवर घबराता और फिर आदमी गायब। मगर जो बात सबसे ज्यादा अजीब थी वो रामनाथन ने आखिर में बताई। जिन लोगों ने विष्णु को जिंदगी में देखा, जो उसका चेहरा जानते थे, उन्होंने पहचाना। हर बार सबने कहा वही चेहरा था, वही कद, वही मटमैले कपड़े और सिर पर बाईं तरफ वही चोट, वही खून। कमल ने उस रात ढाबे पर सोया नहीं। वो बाहर बेंच पर बैठा रहा। आसमान में तारे थे, जंगल की आवाजें थी, झिंगुर, हवा, पत्तों का सरसराना, और उसके जहन में वो लम्हा था जो बार बार लौटता था। वो आदमी बैठा हुआ, सीधा, बिना खून के, और वो दरवाज़ा जो खुला और वो गायब होना। कमल ट्रक ड्राइवर था। 12 साल में उसने बहुत कुछ देखा था। हादसे, मौतें, तूफान, रात की बेरहम सड़कें। मगर इससे पहले उसने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था जिसे वो समझा ना सके। हर चीज़ की कोई वजह होती थी, हर हादसे का कोई तर्क, मगर उस रात कोई तर्क नहीं था। और शायद यही सबसे ज़्यादा डरावना था। सुबह होने से पहले जब आसमान में नीलापन आने लगता है तो रात धीरे धीरे पीछे हटने लगती है। कमल रामनाथ के पास गया। उसने पूछा, वो ट्रक कभी पकड़ा गया जिसने उसे मारा था? रामनाथन ने सिर हिलाया, नहीं, कोई FIR नहीं। कौन करता? विष्णु का कोई नहीं था। बीवी जा चुकी थी, माँ बाप पहले ही गुजर चुके थे। गांव वालों ने उसे दफनाया और बात वहीं खत्म हो गई। कमल चुप रहा। उस ट्रक का नंबर किसी ने देखा था? रामनाथन ने एक लंबी सांस ली। देखा था एक ने, मगर उसने कभी पुलिस को बताया नहीं था। डर था। और पुलिस भी क्या करती? कोई गवाह नहीं, कोई दावेदार नहीं, केस बनता ही नहीं। कमल ने चाय का खाली गिलास नीचे रखा। तो वो इंसाफ के लिए है। रामनाथन ने उसकी तरफ देखा। या शायद, कमल ने धीरे से कहा, वो बस किसी को देखना चाहता है, कोई जो रुके, कोई जो उसे उठाए। रामनाथन के पास इसका कोई जवाब नहीं था। कमल ने वो दिन उस ढाबे पर गुजारा। शाम को उसने अपने ट्रक का मुआयना किया। आगे की तरफ देखा जहां वो टक्कर हुई थी। कोई निशान नहीं था, ना खरोंच, ना खून, ना कपड़े का कोई धागा, कुछ भी नहीं। जैसे वो आदमी कभी ट्रक के सामने आया ही ना हो। मगर कमल को पता था कि हुआ था। उसके हाथों की कंपन अभी भी उसे याद थे। वो धमाके की आवाज़ अभी भी कानों में थे। वो नब्ज़, वो कमज़ोर डूबती हुई नब्ज़ अभी भी उसकी उंगलियों को याद थे। वो सब झूठ नहीं था। कमल ने जब वो माल केरल पहुंचाया तो वापस लौटा तो उसने अपने मालिक राघवेंद्र सिंह को सब कुछ बताया। राघवेंद्र ने सुना। वो पुराना आदमी था, अनुभवी। उसने कहा, कमल, इन बातों पर ध्यान मत दो।
रात में थके हुए ड्राइवर को कभी कभी ऐसा दिखाई देता है। कमल ने कुछ नहीं कहा, मगर उसने मन में तय किया कि वो दोबारा उस रोड पर कभी नहीं जाएगा, रात को तो बिल्कुल नहीं। और उसने एक काम और किया जो शायद किसी और ड्राइवर ने सोचा नहीं होगा। उसने उस गांव का पता लगाया जहां विष्णु को दफनाया गया था। गांव का नाम था पोरिया वेम्बू, छोटा सा गांव जंगल के किनारे। कमल वहां एक दिन गया। उसने एक बुजुर्ग औरत से पूछताछ की जो विष्णु को जानते थे। उसका नाम कमलम्मा था। वो बोली, आधी मलयालम आधी टूटी हिंदी, मगर बात हो गई। विष्णु के बारे में उसने जो बताया उससे एक तस्वीर बनी। विष्णु अच्छा आदमी था, लोगों की मदद करता था। जब वो जंगल में आया तो शुरू में लोग उससे डरते थे, पागल समझते थे, मगर धीरे धीरे वो उनका हिस्सा बन गया। बच्चों को जड़ी बूटियों से दवाई देता, बुखार में काम आता। एक बार किसी के घर में आग लगी तो सबसे पहले वही दौड़ा था, मगर अपनी जिंदगी की तरफ उसने पीठ कर ली थी। कमलम्मा ने बताया, उसकी बीवी ने उसे छोड़ा था जब उसकी नौकरी गई। एक बेटा था, छोटा था तब बीवी उसे लेकर चली गई थी। विष्णु ने कभी उसे ढूंढा नहीं, कहता था मेरे साथ रहेगा तो तकलीफ में ही रहेगा। कमल ने सुना, वो बेटा अब कहाँ है? कमलम्मा को नहीं पता था। कमल ने उस कब्र पर जाकर हाथ जोड़े। एक छोटी सी पत्थर की शिला थे, नाम नहीं था उस पर, बस एक पत्थर। उसने मन में कहा, माफ़ी नहीं मांगी क्योंकि उसने कुछ किया नहीं था, मगर उसने एक बात कही जो शायद विष्णु सुनना चाहता था। किसी ने देखा तुझे, किसी ने उठाया, किसी ने तेरी तरफ रुक कर देखा। कमल ट्रक ड्राइवर था और रहा, मगर उस रात के बाद वो बदल गया। थोड़ा, उतना जितना इंसान बदलता है जब कोई अनदेखी हकीकत उसकी आंखों के सामने आ जाती है। वो अब रात को उन रास्तों पर ज़्यादा धीरे चलता था जो सुनसान हो। हेडलाइट की रोशनी में हर परछाई को एक लम्हे के लिए गौर से देखता। ढाबे पर रुकता तो वहाँ के लोगों से पूछता कोई खास बात, कोई खास रास्ता, कोई खास खबर। बिरजू जब ठीक हुआ और वापस आया तो उसने कमल में फ़र्क देखा। क्या हुआ भैया, कोई तकलीफ़ है? कमल ने हंसकर सिर हिलाया, नहीं नहीं। फिर इतने खामोश क्यों रहते हो? कमल ने एक लम्हे के लिए रोड से नज़र हटाई और बिरजू की तरफ देखा। कुछ बातें ऐसी होती हैं बिरजू जो बताई नहीं जाती, बस जी ही जाती है। बिरजू समझा नहीं, मगर उसने पूछा भी नहीं। ये कहानी इसलिए नहीं है कि आप डरें, ये कहानी इसलिए है कि आप सोचें। विष्णु कोई राक्षस नहीं था, वो भूत भी शायद नहीं था, कम से कम उस अर्थ में नहीं जिसमें हम भूत को समझते हैं। वो एक आदमी था जो मर गया था, एक ऐसी मौत जो उसने मांगी नहीं थी, एक ऐसी मौत जिसमें ना इंसाफ मिला, ना किसी की आंखों में आंसू, बस एक मौत और उसके बाद एक खामोशी। मगर कुछ मौतें खामोश नहीं रहती, कुछ रूहें उस रास्ते पर घूमती रहती है जहां उन्होंने आखिरी सांस ली थी। ना इसलिए कि वो किसी को नुकसान पहुंचाना चाहती है, बल्कि इसलिए कि वो बस देखना चाहती है, महसूस करना चाहती है कि कोई है, कोई जो रुके, कोई जो उन्हें इंसान की तरह देखे। कमल ने उसे इंसान की तरह देखा था और शायद इसीलिए वो आदमी उस रात ट्रक से उतरा और अंधेरे में वापस चला गया, इत्मीनान से, जैसे उसे जो चाहिए था मिल गया हो। कमल अभी भी ट्रक चलाता है, उसके बाल थोड़े सफ़ेद हो गए हैं, चेहरे पर लकीरें आ गई हैं जो सड़क की तरह है, लंबी उलझी हुई।
बिरजू अभी भी उसके साथ है। कभी कभी रात को किसी सुनसान सड़क पर जब हेडलाइट की रोशनी में कोई परछाई हिलती है, कमल का पैर खुद ब खुद ब्रेक पर जाता है। बिरजू पूछता है, क्या हुआ भैया? कुछ नहीं, लगा कोई है। और फिर वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं रात में, अंधेरे में, उन रास्तों पर जहाँ बहुत से मुसाफिर गुजरते हैं, जिनमें से कुछ दिखते हैं और कुछ नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें डार्क फाइल्स।